एक सेकंड के लिए सोचो, तुम एक जंगल में बैठे हो, चारों तरफ अंधेरा है और अचानक दूर से एक स्मेल आती है, हल्की सी जली हुई लकड़ी की, थोड़ी सी जले हुए मांस की। कुछ लोग कहेंगे ये तो खतरनाक सिग्नल है, भागो। लेकिन तुम्हारे एंसेस्टर्स का दिमाग कुछ और ही बोला। चलो देखते हैं वहां क्या है। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये तुम्हारे डीएनए में लिखा हुआ एक हार्ड वायर्ड इंस्टिंक्ट था। और आज हम बात करेंगे स्मोकिंग की, एक ऐसी चीज जो तुम्हें लगता है एक मॉडर्न हैबिट है, लेकिन उसकी जड़ें इतनी पुरानी हैं, इतनी हैरान करने वाली हैं कि वो इंसान बनने के प्रोसेस का ही एक हिस्सा हो सकती हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इंसान ने स्मोकिंग कैसे सीखी, असली सवाल तो ये है, कहीं हमने खुद को स्मोक के अराउंड ही इवॉल्व तो नहीं किया। वेलकम बैक टू द सेपियंस कोड। चलिए इस अजीब, थोड़ी डिस्टर्बिंग और बिल्कुल माइंड बेंडिंग जर्नी को शुरू करते हैं। हम सब ये सोचते हैं कि एक दिन किसी केवमैन ने दो पत्थर रगड़ते रगड़ते चिंगारी निकाल ली और वो एक यूरेका मोमेंट हो गया और आग डिस्कवर कर ली। बस स्टोरी खत्म। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी अधूरी है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला थियरी है। उनका कहना है कि हमारी स्पेसिफिक एवोल्यूशनरी लाइन, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, अर्थ पर शायद अकेले थे जो इंस्टिंक्टिवली धुएं और जले हुए मांस की स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होते थे। ये कोई सीखा हुआ बिहेवियर नहीं था, ये एक हार्ड वायर्ड इंस्टिंक्ट था। अब ये इंस्टिंक्ट आया कहाँ से? सिंपल इकोनॉमिक्स समझो। जंगल में नेचुरली वाइल्ड फायर्स लगती थीं, बिना इंसान के किसी इन्वॉल्वमेंट के। उस वाइल्ड फायर के बाद जो एनिमल्स मर जाते थे, उनका मांस ऑलरेडी कुक हो चुका होता था और पैरासाइट्स भी मर चुके होते थे। मतलब बिना हंटिंग किए, बिना रिस्क लिए, इजी सेफ पैरासाइट फ्री कैलोरीज सीधे सीधे मिलती थीं। तो जो एंसेस्टर्स इस जली हुई स्मेल की तरफ खींचते थे, उनको सर्वाइवल का फायदा मिलता था। वो जिंदा रहते थे, रिप्रोड्यूस करते थे और अपना स्मोक अट्रैक्शन वाला जीन आगे पास करते थे। जेनरेशंस के बाद ये एक नेचुरल सिलेक्शन का पूरा साइकिल बन गया। इसका मतलब समझो, ये क्रेविंग जो आज भी तुम्हें बारबेक्यू की स्मेल पे या तंदूर के धुएं पे या दिवाली की रात लगने वाले दियों के धुएं पे खींचती है, ये कोई मॉडर्न टेस्ट प्रेफरेंस नहीं है। ये पोटेंशियली लाखों सालों पुराना एक बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। इससे पूरा टाइटल ही फ्लिप हो जाता है। हम सोचते थे इंसान ने स्मोकिंग कैसे सीखी। असल सवाल तो ये है, स्मोकिंग ने शायद डिसाइड किया कि इंसान क्या बनेगा। चलिए अब देखते हैं कि ये इंस्टिंक्ट टाइम के साथ कैसे एक पूरा कल्चर, एक पूरा रिचुअल और फिर एक ग्लोबल हैबिट बन गया। चलो पहला एविडेंस देखते हैं, और ये सुन के तुम्हारा दिमाग थोड़ा हिल जाएगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं स्मोकिंग की शुरुआत टोबैको से हुई। नहीं दोस्तों, सबसे पहले जो स्मोक इंसान ने ऑर्गेनाइज तरीके से इनहेल किया वो था कैनबिस, और वो भी स्मोक नहीं बल्कि वेपर के फॉर्म में। हाँ, तुमने सही सुना, इंसान ने वेपिंग पहले सीखी, स्मोकिंग बाद में। ये बात आज से लगभग 7,000 साल पुरानी है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने लिखा था कि सिथियन लोग, जो कि मॉडर्न सेंट्रल एशिया के स्टेप रीजन में रहते थे, गर्म पत्थरों पर कैनबिस के सीड्स डालते थे एक सील्ड टेंट के अंदर और उस वेपर को इनहेल करते थे। बेसिकली उन्होंने बिना जाने समझे वर्ल्ड्स फर्स्ट सील्ड वेपिंग चेंबर बना दिया था। अब यहां तक तो ये सिर्फ एक हिस्टोरियन की कहानी थी, समझो कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन 1949 में साइबेरिया में एक जगह पाजेरिक नाम की बरियल माउंड में आर्कियोलॉजिस्ट्स को एग्जैक्टली वही सेटअप मिला। कैनबिस सीड्स का एक पाउच और एक मिनी स्टीम टेंट जैसा स्ट्रक्चर, फिजिकली प्रिजर्व्ड, आइस के अंदर। हेरोडोटस की कहानी लिटरली जमीन से निकलकर कंफर्म हो गई। इसका मतलब स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट जैसे हम आज समझते हैं, जैसे जलती हुई चीज को फूंक मार के इनहेल करना, वो बाद में आया। सबसे पहले हमारे एंसेस्टर्स ने हीट और वेपर का कॉम्बो डिस्कवर किया था, ना कि फायर और स्मोक का। अब दूसरा एविडेंस देखते हैं जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा ब्लो करता है। यूटा, यूएसए में एक आइस एज के हार्थ, मतलब एक पुरानी चूल्हा जैसी जगह में आर्कियोलॉजिस्ट्स को चार्ड वाइल्ड टोबैको के 4 सीड्स मिले। कार्बन डेटिंग के बाद पता चला ये सीड्स 12,300 साल पुराने हैं। अब ये नंबर समझो, ये डिस्कवरी अर्लीएस्ट नोन स्मोकिंग पाइप से भी 9,000 साल पुरानी है। मतलब टोबैको का यूज पाइप इन्वेंट होने से हजारों साल पहले शुरू हो चुका था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, रिसर्चर्स का कहना है कि ये टोबैको स्मोक नहीं की गई थी। इसको एक क्विड की तरह, मतलब एक चबाने वाले वॉर्ड की तरह चबा के यूज किया जाता था।
तो सोचो, इंसान को निकोटीन की क्रेविंग, निकोटीन की एडिक्शन, पॉसिबली स्मोकिंग इन्वेंट होने से भी हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी। हम ये सोचते हैं कि निकोटीन एडिक्शन एक स्मोकिंग का साइड इफेक्ट है, लेकिन ये एविडेंस कह रहा है शायद क्रेविंग पहले आई और च्यूइंग से स्मोकिंग तक का सफर सिर्फ एक अपग्रेड था। अब तीसरा एविडेंस थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी पूरी फायर की कहानी को ही चैलेंज करता है। हम सब ये मान के चलते हैं कि इंसान ने फायर इसलिए कंट्रोल करना सीखा ताकि खाना कुक कर सके, लेकिन कुछ पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यहाँ एनर्जी का कैलकुलेशन ही फिट नहीं बैठता, क्योंकि एक अर्ली फायर को बनाना, लकड़ी कलेक्ट करना, उसे जलते हुए रखना और रात दिन गार्ड करना, इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी खर्च होती थी वो उस एनर्जी से कहीं ज्यादा थी जो सिर्फ एक मील कुक करने से मिलती। मतलब अगर फायर सिर्फ टेस्ट या डाइजेशन के लिए थी तो सर्वाइवल का कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन ही नेगेटिव हो जाता है। तो फिर फायर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बन गई? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है असली रीजन था प्रेजर्वेशन। मांस को स्मोक करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना। एक हंट का मांस एक दिन में खत्म नहीं होता था, उसको स्मोक करके हफ्तों तक स्टोर किया जा सकता था। इसका मतलब दोस्त, मांस को प्रिजर्व करने वाली स्मोकिंग टेक्निक लंग्स में धुआं खींचने वाले स्मोकिंग एक्ट से भी हजारों साल पुरानी है। सेम वर्ड, दो बिल्कुल ऑपोजिट ओरिजिन स्टोरीज, और ये कनेक्शन लोग रेयरली बनाते हैं। तो एक साइड पे है स्मोकिंग जो तुम्हारी लंग्स में जाती है, और दूसरी साइड है स्मोकिंग जो तुम्हारे मांस को महीनों तक खाने लायक रखती थी। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आइस एज से सीधा कोलंबस के जमाने में। रॉड्रिगो डी जेरेज नाम का एक सेलर था जो कोलंबस के क्रू में था। वो स्मोकिंग सीख के वापस स्पेन गया, और जब उसके नेबर्स ने देखा कि उसके मुंह और नाक से धुआं निकल रहा है, उनको लगा ये आदमी डेविल के साथ डील कर चुका है। इतना डरा दिया गया लोगों को कि रॉड्रिगो को एक पावरफुल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ने सालों तक जेल में डाल दिया, सिर्फ स्मोकिंग करने के जुर्म में। जरा सोचो, यूरोप का पहला स्मोकर जेल में, और ये फैक्ट ऑलमोस्ट कभी मेंशन नहीं होता जब लोग कोलंबस डिस्कवर्ड टोबैको वाली लाइन बोलते हैं। फ्रांस में कैथरीन डी मेडिची के डॉक्टर थे जीन निको, और हाँ, इसी आदमी के नाम से वर्ड निकोटीन आया है। उन्होंने क्वीन को माइग्रेन के इलाज के लिए टोबैको स्नफ यानी तंबाकू को सूंघने के लिए दिया। अब जब क्वीन उसे सूंघकर छींकती थीं तो लोग समझते थे कि उनके दिमाग से ईविल स्पिरिट्स यानी बुरी आत्माएं बाहर निकल रही हैं। तो स्मोकिंग फ्रांस के हाई सोसाइटी में फार्मास्यूटिकल स्नफ के रूप में एंटर हुई, ना कि किसी धुएं या किसी बुरी आदत के रूप में। वो सब्सटेंस जो आगे चल के ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस बन गया, वो अपनी एलीट यूरोपियन एंट्री में एक क्योर का मुखौटा पहन के आया था। यहाँ एक फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सोचते हैं स्मोकिंग कॉजेज लंग डैमेज वाली बात सबसे पहले 1960s के यूएस सर्जन जनरल के रिपोर्ट से आई है, लेकिन नहीं दोस्तों। चाइना में 1600s के अर्ली ईयर्स में, मतलब 400 साल पहले, एक फिलोसोफर फेंग यीजी ने ऑलरेडी लिख दिया था कि टोबैको स्कॉच्ड लंग्स मतलब जले हुए लंग्स कॉज करता है। ये वार्निंग वेस्टर्न मेडिसिन के सीरियसली लेने से कई दशक पहले लिखी जा चुकी थी। तो नेक्स्ट बार जब कोई कहे स्मोकिंग से कैंसर होता है, ये तो सिर्फ रीसेंट साइंस है, उनको बता देना इस वार्निंग की 400 साल की हेड स्टार्ट है। अब ये फैक्ट सुन के तुम थोड़े शॉक्ड हो जाओगे। आज हम नो स्मोकिंग का एक छोटा सा साइन देख के भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक जमाना था जब पब्लिक में स्मोकिंग करना डेथ सेंटेंस बन सकता था। ऑटोमन सुल्तान मुराद फोर्थ ने पब्लिक स्मोकिंग को कैपिटल ऑफेंस बना दिया था। रिपोर्टेडली लोगों को इसके लिए बिहेडेड किया जाता था। रशिया में भी जो लोग पब्लिक में स्मोक करते पकड़े जाते थे, उनकी नाक काट दी जाती थी। जरा कंपेयर करो आज का माइल्ड प्लीज डोंट स्मोक हियर साइन और उस जमाने की लिटरल एग्जीक्यूशन। दोनों एक ही बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश। और अब शायद इस वीडियो का सबसे आयरॉनिक फैक्ट, स्पेनिश फिजिशियन निकोलस मोनार्डेज ने 1571 में एक पूरी बुक लिखी थी जिसमें उसने क्लेम किया कि टोबैको 36 अलग अलग बीमारियों का इलाज कर सकता है, और इनमें से एक क्लेम था टोबैको कैंसर को रोकने में मदद करता है। एक सेकंड रुको और इसको डाइजेस्ट करो। जो सब्सटेंस आज दुनिया भर में कैंसर का सबसे बड़ा कॉज माना जाता है, वो यूरोप में अपनी एंट्री कैंसर से प्रोटेक्शन के नाम पर करता है। आयरनी की इंतहा। और लास्ट हिस्टोरिकल ट्विस्ट, ज्यादातर लोग सोचते हैं सिगरेट एक अमेरिकन फैक्ट्री इन्वेंशन थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस इस फॉर्मेट को ट्रेस करते हैं क्रीमियन वॉर तक, जहां रशियन और ऑटोमन सोल्जर्स ने अपने ही दुश्मन ट्रूप्स को पेपर में टोबैको हैंड रोल करके स्मोक करना सिखाया। ये सोल्जर्स जब वापस अपने अपने देश गए, अपने साथ ये हैबिट ले गए,
और वो यूरोप में स्प्रेड हो गई। मतलब मॉडर्न सिगरेट का फॉर्मेट एक बैटलफील्ड बोरोड हैबिट है, किसी कॉर्पोरेट लैब में नहीं बनी है, बल्कि दुश्मनी के बीच इनफॉर्मल वॉर टाइम इमिटेशन से पैदा हुई है। अब यहां तक हमने देखा कि ये सब हजारों साल पुरानी और दुनिया भर की कहानियां हैं। लेकिन दोस्त, अगर तुम साउथ एशिया में बड़े हुए हो तो तुम्हें ये सारा पैटर्न कहीं ना कहीं घर जैसा लगेगा। जरा सोचो अपने गांव की चौपाल या किसी पुराने मोहल्ले का वो कॉर्नर जहां बुजुर्ग लोग बैठ के हुक्के का गोल गोल धुआं उड़ाते हैं। ये सीन भी वही एंशिएंट इंस्टिंक्ट है जिसकी हमने बात की। धुएं के अराउंड बैठकर कम्युनिटी बनाने का। फायर के अराउंड बैठना सिर्फ वार्मथ के लिए नहीं था, ये हमारी सोशल बॉन्डिंग का सबसे पुराना रिचुअल था। और आज भी, चाहे चाय का स्टॉल हो या किसी शादी की रात की बॉनफायर, हम वही इंस्टिंक्ट रिपीट करते हैं। और याद है हमने बोला था टोबैको को मेडिसिन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। साउथ एशिया में भी तुमने सुना होगा, कई पुराने घरों में आज भी लोग कहते हैं, पान में थोड़ा तंबाकू डाल दो, डाइजेशन ठीक रहेगा। सेम एग्जैक्ट पैटर्न। जो सब्सटेंस नुकसानदायक है उसे एक क्योर का जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है। ये सिर्फ 1500s की फ्रांस की कहानी नहीं है, ये हमारे अपने घरों में भी रिपीट होती है। जरा सोचो, दिवाली की रात, चारों तरफ दियों का धुआं, पटाखों का स्मोक और एक अजीब सा कंफर्ट जो हमें उस माहौल में मिलता है। या फिर किसी ढाबे पे तंदूर से उठता हुआ धुआं जिसकी स्मेल ही भूख बढ़ा देती है। ये सब उसी प्राइमल वाइल्डफायर स्कैवेंजिंग इंस्टिंक्ट का ही एक छोटा सा इको है, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। और एक और चीज़, हमने बात की थी कि कैसे स्मोकिंग कंट्रोल करने के लिए लोगों को डेथ सेंटेंस तक दिया गया। साउथ एशिया में भी तुमने देखा होगा, ट्रेन्स में, बसेस में सिगरेट पीने पे फाइन लगता है। नो स्मोकिंग का पूरा एक सोशल प्रेशर है। वो इंस्टिंक्ट यानी सोसाइटी का इस बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहना उतना ही पुराना है जितना खुद ये हैबिट है। तो नेक्स्ट बार जब तुम किसी को धुएं के अराउंड बैठे देखो, चाहे वो तुम्हारे दादा हों हुक्के पे या दोस्त लोग बॉनफायर के अराउंड, समझ लेना ये कोई मॉडर्न एडिक्शन कल्चर नहीं है। ये हमारे डीएनए के अंदर का एक बहुत पुराना कॉल है जो हजारों साल से इको हो रहा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से सोचो, हमने इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से की थी, इंसान ने स्मोकिंग कैसे सीखी। लेकिन अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सवाल ही अधूरा था। हमने देखा कि कैसे एक वाइल्ड फायर के बाद मिलने वाले इजी कैलोरीज ने शायद हमारी एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट ही शेप कर दी। कैसे हमारी सबसे पहली स्मोकिंग असल में वेपिंग थी। कैसे टोबैको च्यूइंग से शुरू हुआ, ना कि स्मोकिंग से। कैसे फायर कुकिंग से पहले शायद प्रिजर्वेशन के लिए यूज हुआ। और कैसे इसके बाद इंसानों ने इसी चीज को कभी मेडिसिन बताया, कभी क्योर, कभी क्राइम और आखिर में एक ग्लोबल हैबिट। ये सब बताता है एक सिंपल सी बात, जो चीजें तुम्हें आज नॉर्मल या मॉडर्न लगती हैं, उनकी जड़ें अक्सर हजारों, कभी लाखों साल पुरानी होती हैं। हमारा प्रेजेंट हमेशा हमारे एंशिएंट पास्ट का ही एको होता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया तो द सेपियंस कोड को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ हम हर हफ्ते इंसान के एवोल्यूशन, बिहेवियर और हिस्ट्री के ऐसे ही हिडन कनेक्शंस ढूंढते हैं जो तुम्हें अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए तरीके से देखने पे मजबूर कर देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने इंस्टिंक्ट्स को समझते रहो दोस्त।